अब बात दिल्ली की करेंगे। ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर, कल दिल दहलाने वाला दर्दनाक हादसा। कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में बारिश के बाद पानी भरने से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत। बेसमेंट में पानी निकलने का काम अभी भी किया जा रहा है, उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। और बड़ी खबर इस बीच ये है कि एनडीआरएफ दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। बड़ा सवाल वो हमारे सामने है, लेकिन अभी भी पानी निकालने का काम एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो कल शाम से लगी हैं वो अभी भी मुस्तैद हैं। अभी भी पानी को निकालने का काम अंतिम चरण बताया जा रहा है ये रेस्क्यू ऑपरेशन का, लेकिन कल शाम से पूरी रात और आज की सुबह अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। पानी निकालने का एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार पानी निकाल रही हैं। अंदाजा लगाइए कि क्या कंडीशन है और ऐसी जगह पे कैसे बच्चों को पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता था, ये सवाल पूरी रात कौंधता रहा। और आज की सुबह भी लोगों की जब आंख खुली तो इसी खबर के साथ खुली कि ये दिल्ली के पॉश इलाके में बना चमचमाती बिल्डिंग जो बाहर से दिखाई देती है कांच की, उसकी बेसमेंट में ये एक तस्वीर जो है, आइए जरा बड़ी दिखाएं आपको ताकि आप एकदम क्लियरली देख पाएं। यही वो तस्वीर है जो बेसमेंट जिसमें आप ये पूरे फ्लो के साथ बहता पानी देख रहे हैं, रेलिंग के पास लोगों को देख रहे हैं और पानी कितना तेजी से बढ़ रहा है आगे। लोगों के हाव भाव को देखिए, कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। रेलिंग पकड़ करके स्टूडेंट खड़े दिखाई दे रहे हैं, लाइब्रेरी के स्टाफ थे, सैटरडे था इसीलिए शायद संख्या बल कम रही हो, वरना आंकड़ा क्या होता उसका अंदाजा लगाइए आप। ये देखिए पानी भरते मतलब पानी का आना और भरना, इन दोनों के बीच में लगता है कोई वक्त था ही नहीं, लोगों को बचने का समय नहीं मिला। और ये जरा स्पीड देखिए आप, रेलिंग के पीछे से अगर इस जगह पे देख रहे हैं आप, इतनी तेजी से पानी आ रहा है कि किसी के समझ में आएगा कि वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। ये अचानक से इतने पानी के बाद क्या समझ में, कुछ लोगों को तो पैनिक अटैक आ सकता है ऐसी कंडीशन में। कुछ लोगों के अगर दिल मजबूत ना हो तो समझ ही नहीं पाएंगे कि उनको करना क्या है। मैं चुप हूं ताकि आप सुन पाए कि लोग किस तरीके से वहां पे परेशान है, वो क्या बातें कर रहे हैं। सुना आपने? तो आपने देख भी लिया, सुन भी लिया और ये तस्वीरें बयां करती हैं और सुनाई देने पे डर सा लगता है, सिहरन सी होती है कि ऐसी मुसीबत में फंसे लोगों के सामने क्या मसला रहता होगा। लेकिन अब आज की सुबह का जो सबसे बड़ा मसला ये है कि जांच क्या, अब जांच कहां तक पहुंची और जांच और सवाल है क्या। सबसे पहले बात कर लीजिए फैक्ट्स की। जांच में सामने ये आया कि बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, ये सबको पता है। और सवाल यह है कि अक्सर पानी भरता था तो बेसमेंट में लाइब्रेरी क्यों? आखिर अपने घर को उसी कोचिंग के डायरेक्टर जब बनवा रहे होंगे तो सेफ्टी के बारे में नहीं सोचे होंगे। जब अपने घर की सेफ्टी की बात आती है तो बारीक चीजों को नापा जाए, और जहां बच्चों को भविष्य बनाने के लिए पढ़ाना है तो चलिए बेसमेंट में बना देते हैं लाइब्रेरी। दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये सवाल तो ये है कि जब पानी भरता था तो बेसमेंट में लाइब्रेरी की कोशिश क्यों? अचानक बेसमेंट में पानी तेजी से आता है, छात्र बेसमेंट में बेंच के ऊपर खड़े हो गए। उन्हें लगा कि थोड़ा बहुत पानी आता है, अमूमन पानी आता है, ये वही पानी होगा। तो लेकिन क्या बेसमेंट से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था? एंट्री और एग्जिट, जिसे इमरजेंसी एग्जिट कहते हैं, पब्लिक प्लेस में या फिर किसी सिनेमा हॉल में आप जाइए तो आपको सबसे पहले दिखाई देता है। पानी के दबाव से बेसमेंट में लगे कांच और फर्नीचर, जो कांच के दरवाजे थे, वो इतना प्रेशर ले ही नहीं पाए जिस स्पीड से पानी आया। इसका अंदाजा लगाइए कि वो कांच टूटने लगा और वहां पे बैठे लोग वो सब देख रहे थे और उनकी समझ नहीं आ रहा था। आइए चलते हैं अब ग्राउंड पर। ये तमाम चीजें अब जांच के दायरे में आएंगी, लेकिन अभी तक ये जांच कहां पहुंची है? दीपक रावत हमारे सहयोगी हैं और इसके अलावा हमारे तमाम सहयोगी रात से रिपोर्ट कर रहे हैं। जातिका सिंह भी देखी जा रही हैं, मदीहा भी देखी जा रही हैं। दीपक के पास सबसे पहले चलेंगे। दीपक, जरा बताइए कि जांच को लेकर के क्या कोई बात सामने आ रही है या अभी भी राहत बचाव के काम पर ही फोकस है?
जी स्नेहलता, मैं पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि हादसा हुआ कैसे। ये आपको इंस्टीट्यूट नज़र आ रहा है, ये आईएएस कोचिंग का इंस्टीट्यूट है और आज का नहीं है, 1953 का है और इतना हाई प्रोफाइल है कि आप बिल्डिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। नीचे बताया ये जा रहा है कि 1 से 2 बेसमेंट हैं और बेसमेंट में आज नहीं बल्कि जितनी बार बारिश होती थी पानी यहाँ जमा हो जाता था और उसके बाद बच्चों को बाहर निकालने के लिए कहा जाता था। लेकिन कल क्या हुआ आप ये देखेंगे, जो बेसमेंट जहाँ पर ये तमाम अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है वो इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट लगातार विरोध कर रहे हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं जहाँ पर ये लोग खड़े हैं इसके ठीक नीचे बेसमेंट है और इस बेसमेंट को जो बनाया गया है वो बिल्कुल सड़क के बराबर बनाया गया है। ये यहाँ के लोगों का कहना है कि जब पानी भरता था तो ये सड़क में पूरा पानी भर जाता था और ये जो बेसमेंट का जो आप दीवार देख रहे हैं, इस दीवार में जो ये होल देख रहे हैं, इन्हीं होल के सहारे जो है पानी जो है वो अंदर चला गया और ये इतनी प्रेशर के साथ अंदर गया कि जो बच्चे हैं वहाँ पर वो डूबते हुए नजर आए। उसके बाद उनको बचाने की कवायद की गई। बताया ये भी जा रहा है कि सिंगल डोर था, इलेक्ट्रिक डोर था, सिंगल डोर था, बायोमेट्रिक सिस्टम से खुलता था, बंद होता था। एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जब पानी भर गया, इलेक्ट्रिसिटी कट की गई ताकि कोई करंट फ्लो ना हो, तो ऐसे में वो जो बायोमेट्रिक डोर है शायद वो ना खुल पाया हो। लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो बाद में साफ हो पाएंगे। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप इंस्टीट्यूट जितने भी देख रहे हैं, आपने देखिए सामने दूसरा इंस्टीट्यूट है, उसका भी बेसमेंट है, उसके आगे भी 3 से 4 इंस्टीट्यूट है, उसका भी बेसमेंट है। और सिर्फ इंस्टीट्यूट नहीं, इस पूरे इलाके में जो रिहायशी लोग रहते हैं, जो रिहायशी इलाका है पूरा, वहाँ पर भी बेसमेंट तैयार किए गए हैं और सब लाइब्रेरी तैयार की गई है। कमर्शियल एक्टिविटी होती है और मैं आपको बता दूं कि नगर निगम के नियम ये कहते हैं स्नेहलता कि आप गोडाउन बना सकते हैं बेसमेंट को, लेकिन कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर जो प्रशासन है, जो नगर, ये नियम कानून की पोथी तो इसी पानी के साथ बह गई होगी दीपक, तभी तो ये बच्चे नीचे थे और अब अपनों से बिछड़े रह गए और सवाल रह गया, जांच रह गई। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर क्या है, राव आईएएस कोचिंग सेंटर में जिन 3 छात्रों की मौत हुई है उनकी पहचान हुई गई है। जहां 3 छात्रों की मौत, उनके नाम इस तरीके से हैं: श्रेया यादव, तानिया सोनी और नेविन डाल्विन। श्रेया यादव यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी, जबकि नवीन डाल्विन केरल के रहने वाले थे। और ये 3 नाम, ये 3 चेहरे, ये 3 बच्चे जो आईएएस बनने के सपने के साथ आए थे, बड़े से कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था और बैठ करके पढ़ाई कर रहे थे लाइब्रेरी में। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें, इसी मामले पर एक और बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जहां दिल्ली कोचिंग हादसे पर बड़ी अपडेट। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिल्ली कोचिंग हादसे पर कल जिस छात्र की जानकारी नहीं मिल रही थी उसे लेकर के एक बड़ी जानकारी आ रही है। रंजन की अभी भी कोई खोज खबर नहीं है। एक और स्टूडेंट का नाम, अजातिका के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि रंजन एक और स्टूडेंट का नाम जुड़ गया है। इसे लेकर के कोई जानकारी आई है अजातिका? और इसके अलावा क्या अभी भी क्लियर नहीं है कि कितने स्टूडेंट लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे? बायोमेट्रिक तो जरूर लगाया गया था ताकि कोई एक्स्ट्रा एंट्री ना कर पाए, तो क्या अभी भी इसमें कोई शक, गुंजाइश है कि कोई और हो सकता था? देखिए स्नेहलता, आरोप लगातार जो स्टूडेंट्स हैं वो यही लगा रहे हैं कि अब भी उनके कई सारे जो साथ के स्टूडेंट्स हैं वो मिसिंग हैं। उन्होंने नाम भी बताए हैं, लाइव पर भी इंफॉर्मेशन हमारे साथ भी साझा की है, बाकी मीडिया के साथ भी साझा की है। और उनका दावा यही है कि चाहे वो रंजन हो या और भी स्टूडेंट्स हो, वो अब तक मिसिंग है। कल शाम को वो यहाँ गए थे और उनसे तब तक बात भी हो पा रही थी, लेकिन अब करीबन शाम से आज करीबन 12 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं और कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है उनसे। जाहिर तौर पर अब सवाल वो पूछ रहे हैं प्रशासन से भी और पुलिस अधिकारियों से भी कि आखिर वो स्टूडेंट्स कहाँ गए, उनके नंबर्स नॉट रीचेबल आ रहे हैं। हालांकि इस मामले में अब तक राव आईएएस स्टडी की अगर बात करें, इस आईएएस सर्कल की बात करें, तो प्रशासन ने अभी तक आधिकारिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ये जरूरी था वो बताएं कि आखिर अगर यहाँ पर पानी भर जाता है तो उन्होंने ऐसे में जो विकल्प है वो क्या रखा हुआ था। अगर उनका बायोमेट्रिक काम नहीं करता है, उनका फिंगरप्रिंट अगर काम नहीं करता है, तो वो दरवाजा खोलने का दूसरा तरीका क्या था, ये उन्होंने साझा नहीं किया। अगर वक्त रहते ये साझा किया होता, जानकारी दी होती, अपने स्टाफ को भेजा होता,
तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर बायोमेट्रिक था, वहां पर फिंगरप्रिंट्स लगे हुए थे और वो फिंगरप्रिंट्स काम करना बंद कर गए। इस वजह से छात्र वहां पर फंस गए। और ना सिर्फ राव कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ ऐसा है, हो सकता था कि लेकिन कोचिंग सेंटर्स की सच्चाई दिखाते दिखाते परेशान हो गए। लेकिन वाकई ग्राउंड पर कोई काम होता है करंट लगने से, कभी आग लगने से, कभी मुखर्जी नगर, कभी पटेल नगर, कभी ओल्ड राजेंद्र नगर, जवाबदेही या एक्शन या उसके बाद कोई आने वाले वक्त में प्रिकॉशन ली जा रही है, इसका तो राम भरोसे है ना। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम दर्शकों को बताते चले कि दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग हादसे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस ने क्रिमिनल केस दर्ज किया है और 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब ये 2 लोग कौन है, किन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, इसकी डिटेल्स भी आ रही है, क्योंकि इतने बड़े चमचमाती बिल्डिंग से जो डायरेक्टर हैं या फिर जितने लोगों को आप कह लीजिए जिनके ऊपर जवाबदेही बनती है, क्या उन तक हाथ पहुंचे हैं, क्या वो गिरफ्त में, क्या उनसे सवाल या उनका कोई भी नुमाइंदा आके, उनका पीआर आके कुछ कहने को तैयार है, ये बड़ा सवाल है। कल शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर से एक बेसमेंट में पानी भर जाने की खबर आई थी, जिसको मिलते ही एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के पर्सनल भी शामिल थे। ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को हमने सूचना दे दिया है। उनकी पहचान हुई है इस प्रकार: श्रेया यादव जो कि अंबेडकर नगर यूपी की रहने वाली थी, तानिया सोनी जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का था, और नेविन डेल्विन जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। इसके अलावा हमने एफआईआर भी इसमें रजिस्टर कर लिया है। ये एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 एंड 35 BNS। ये एफआईआर वो कोचिंग सेंटर, बिल्डिंग के मैनेजमेंट, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को जो देखभाल करते हैं उनका, और ऐसे लोग जिनका रोल इन्वेस्टिगेशन में आएगा उन सब के खिलाफ। अभी हमने 2 लोगों को इसमें डिटेन किया है जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, इसी बीच कल रात से लगाए आज तक जो स्टूडेंट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो आवाज उठा रहे हैं, उनके भीतर गुस्सा है। दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसे के खिलाफ अब गुस्सा बढ़ता जा रहा है, ये बड़ी खबर है। कल रात से आज तक गुस्सा बढ़ा है। ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों ने कोचिंग सेंटर पर लापरवाही और इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके कई सवाल हैं और देखिए वो किस तरीके से बैठ गए हैं। कल रात के बाद आज सुबह की ये तस्वीर जहां स्टूडेंट को अपने सवालों के जवाब नहीं मिले और अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर के सामने जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं और सेंटर पर कड़े एक्शन की मांग की जा रही है। कौन जिम्मेदार है, कौन तय करेगा कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो, कौन देख रेख के लिए जिम्मेदार है, था या होगा, ये सवाल बड़ा है। मधिया के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि स्टूडेंट्स के मद्देनजर उनके पास क्या क्या चीजें निकल के सामने आ रही है। मधिया, अगर आपने बातचीत की हो और क्या जानकारी? बिल्कुल, मैंने बातचीत की है उन स्टूडेंट्स के परिवार वालों से जो कि यहाँ जिनके शव इस वक्त आरएमएल के मोर्चरी में है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं बेबसी देख पा रही हूँ, यहाँ मैं उन बेबस चेहरों को देख रही हूँ जिनके परिवार वाले परिजन यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि सपने बहुत सारे माता पिता देखते हैं अपने बच्चों के लिए और भारी फीस देकर जो है वो कोचिंग में एडमिशन कराते हैं ताकि आगे चलकर उनका बच्चा एक बड़ा अफसर बने, और उसी के लिए यहाँ पर जो है वो एडमिशन कराते हैं। लेकिन कल जो हादसा हुआ उसके बाद 3 बच्चों के शव जो हैं, 3 छात्र छात्राओं के शव जो हैं वो आरएमएल की मोर्चरी में लाए गए, जिसमें 2 छात्राएं हैं और 1 छात्र है, जिसमें से एक छात्रा जो है वो अंबेडकर नगर यूपी की है, दूसरी छात्रा तेलंगाना की है और एक जो छात्र है वो केरल का है। अब उसमें जो अंबेडकर नगर की श्रेया है, श्रेया यादव, उनके परिवार से उनके चाचा यहाँ थे। उन्होंने कहा कि उनकी भतीजी का एडमिशन उन्होंने खुद करवाया था और अब से 2 महीने पहले करवाया था और बच्ची को बहुत ज्यादा लगन थी पढ़ाई में, बहुत चाहती थी कि वो एक ऑफिसर बने, इसीलिए वो रात दिन पढ़ाई करती थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात इस पूरे हादसे में ये है कि
किसी भी परिवार वाले को ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन किसी अधिकारी की तरफ से या कोचिंग की तरफ से इस पूरे घटना की नहीं पहुंची है। लोग मीडिया के थ्रू टीवी देखने के बाद ही समझ पा रहे थे कि उनका बच्चा मिसिंग है या फिर उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद जो आसपास परिजन रहते थे उन्होंने कोशिश की कि उनके परिजन यहाँ पहुंचे और देखें। बिल्कुल, तो जो श्रेया यादव वो तो अपनी लीगल टीम और एक्सपर्ट के साथ लगातार मशवरा कर रहे होंगे कि अपनी जान कैसे बचाई जाए, जिनकी जान गई उनके पेरेंट्स को कैसे बताया जाए। इतनी हिम्मत और इसकी जरूरत कहाँ महसूस की गई होगी। लेकिन इसी बीच मंत्री आतिशी ने जांच के आदेश दिए और इससे जुड़ी जो बड़ी खबर है वो आपके सामने रखे। सचिव को, मुख्य सचिव को जांच के आदेश है और टाइमलाइन ये है कि 24 घंटे के भीतर जांच की रिपोर्ट दीजिए। यानी आतिशी का कहना है कि 24 घंटे के भीतर जांच कीजिए कि आखिरकार गलती किसकी थी, कहां चूक हुई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट हादसे के बाद नगर निगम ने नए नियम जारी किए हैं, जिसमें दिल्ली भर में ऐसी सभी कोचिंग सेंटर जो एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में हैं, बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं, भवन उप नियमों का उल्लंघन होगा। मानकों के अनुरूप नहीं होने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश हैं। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी दीपक रावत का। और अब रातों रात संडे आंख खुलने के बाद, यह हादसा देखने के बाद ये नया नियम आए, थोड़ी इसकी डिटेल दीजिए और जरा कोई जानकारी हो तो बताइए दीपक कि कहां-कहां ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज चलती होंगी, कोई अंदाजा? जिस नेता मैं पहले ही कह रहा था कि इस तरीके से बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी की इजाज़त नहीं होती है। नियम ये कहते हैं कि आप उसे गोडाउन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर लाइब्रेरी चलाना, कोई दूसरी कमर्शियल एक्टिविटी कराना, केस के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साफ निर्देश पहले भी दिए जा चुके हैं। लेकिन अब एमसीडी ने नया ऑर्डर निकाला है कि जल्द से जल्द चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ ऐसा चल रहा है। लेकिन आपको बता दो, इस पूरे इलाके की अगर मैपिंग की जाए तो इस पूरे इलाके में करीबन 80 से 90% घरों में या फिर इंस्टीट्यूट्स में बेसमेंट बनाए गए हैं। एक नहीं, दो बेसमेंट बनाए गए हैं और इन बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी होती है। लाइब्रेरी बनाई गई है, क्लासरूम बनाए गए हैं। ऊपर इस इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो आप ये देख रहे हैं, जहां राव इंस्टीट्यूट को मैं दिखा रहा हूं, ऊपर फैकल्टी बैठती है आराम से, ये स्टूडेंट्स का कहना है। लेकिन बच्चों को पढ़ाया जाता है बेसमेंट में, जहां को बच्चों को ऊपर पढ़ाया जाना चाहिए उनको पढ़ाया जाता है बेसमेंट में। लाइब्रेरी में ज़्यादा वक्त बच्चे बिताते हैं, जिनका प्रीलिम्स हो गया है, फाइनल की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल दीपक, नियम तो पहले थे, लेकिन नियम के ऊपर एक और दफ्ती चस्पा कर देने से काम चलेगा क्या? अब देखते हैं किस तरीके की कार्रवाई होती है। इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। और देखिए, दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग हादसे मामले में बड़े एक्शन की खबर मिल रही है। कोचिंग सेंटर मालिक और कोऑर्डिनेटर को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर से पूछताछ की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। क्रिमिनल केस भी दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले पर अगर पुलिसिया कार्रवाई की आप बात करें तो इस वक्त की बड़ी खबर, 2 लोग जिन्हें हिरासत में लिया गया है वो कोचिंग सेंटर का मालिक और कोऑर्डिनेटर है। कल शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर से एक बेसमेंट में पानी भर जाने की खबर आई थी, जिसको मिलते ही एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के पर्सनल भी शामिल थे। ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को हमने सूचना दे दिया है। उनकी पहचान हुई है इस प्रकार: श्रेया यादव, जो कि अम्बेडकर नगर यूपी की रहने वाली थी, तानिया सोनी, जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का था, और नेविन डेल्विन, जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। इसके अलावा हमने एफआईआर भी इसमें रजिस्टर कर लिया है। ये एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 एंड 35 BNS। ये एफआईआर वो कोचिंग सेंटर, बिल्डिंग के मैनेजमेंट, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को जो देखभाल करते हैं उनका, और ऐसे लोग जिनका रोल इन्वेस्टिगेशन में आएगा उन सब के खिलाफ। अभी हमने 2 लोगों को इसमें डिटेन किया है, जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, इसकी डिटेल्स आपके सामने थी। और इंस्टीट्यूट सड़क से तकरीबन 1 से 1.5 फीट ऊपर है।
अगर हम किस तरीके की सिचुएशन है इसकी बात करें। फिर भी पानी के बेसमेंट में कैसे घुसा, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली में राव आईएएस कोचिंग सेंटर से वरुण जैन की रिपोर्ट देखिए और ग्राउंड पर क्या कुछ नजर आया वो आप समझ जाएंगे। राउत आईएएस स्टडीज सर्कल के अंदर फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन इस पूरी घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और आखिरकार इन 3 मौत का जिम्मेदार कौन है। सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिस और जो फायर ब्रिगेड है वो यहाँ पर कितने बजे वो पहुंची, कितने बजे रेस्क्यू ऑपरेशन था वो शुरू किया गया, कितने बजे एनडीआरएफ की टीम को ये जानकारी दी गई कि बेसमेंट के अंदर स्टूडेंट्स फंस गए हैं और बेसमेंट पानी से लबालब भर गया है। फिलहाल आप जो घटनास्थल है उसकी तस्वीरें देख सकते हैं। जो फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मचारी आपको नजर आएंगे। बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पूरी बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात आप जो यहाँ पर देखेंगे कि काफ़ी ये पॉश इलाका है करोल बाग का, और अगर आप इस बिल्डिंग के बाहर का ये हिस्सा देखेंगे तो जो ये ग्राउंड फ्लोर है ये सड़क से भी करीब 2 से 2.5 फीट 3 फीट तक ऊपर है। ऐसे में जो ये बात कही जा रही है कि वाटर लॉगिंग हो गई थी तेज बारिश के चलते, तो वो पानी नीचे बेसमेंट में कैसे पहुंच गया? क्या अंदर ही अंदर जो पाइप से वो फटे? क्या कोई दीवार में क्रैक आया जिसके चलते जो पानी था वो अंदर घुसता चला गया? क्योंकि अपने आप में कई यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देखिए कि जो सड़क है, सड़क से अगर ये हाइट आप देखेंगे तो करीब 3 फीट हो जाती है। ऐसे में जो पानी है वो सड़क का अंदर बेसमेंट में घुस जाए ये संभव नहीं है। संभवतः जो ये नालियाँ है, जो ये सीवर है, इसका जो पानी है वो बैक फ्लो हुआ है और अंदर ही अंदर देखते ही देखते जो पानी है वो इकट्ठा होता चला गया। अब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जहाँ पर माँ बाप अपने जिगर के टुकड़ों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, 2-2 लाख रुपए की फीस जो है वो इस इंस्टीट्यूट की दी जाती है। करीब 600 से 700 स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं। एक बैच के अंदर 200-250 स्टूडेंट्स होते हैं और उस वक्त बेसमेंट के अंदर भी करीब 250 छात्र पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी मोटी मोटी फीस लेने के बाद भी सिक्योरिटी और कुछ इस तरीके के जो इमरजेंसी के जो इंतजामात हैं वो इंस्टीट्यूट की तरफ से क्यों नहीं किए गए थे? क्यों कोई दूसरा रास्ता नहीं था छात्रों को निकालने के लिए? कहीं ना कहीं गंभीर सवाल प्रशासन के ऊपर भी खड़ा होता है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में कोचिंग हादसे पर राजनीति तेज है, जहां ये मौत नहीं हत्या है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है केजरीवाल सरकार हादसे की जिम्मेदारी ले। 15 साल एमसीडी में बीजेपी थी तो ये आपका पलटवार है। यानी एमसीडी अगर जिम्मेदार है तो एमसीडी को इस हाल में लाने वाला जिम्मेदार कौन, बीजेपी या आप? कुल मिला के आप समझ लीजिए कि अब दारोमदार एक दूसरे के ऊपर डाला। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली हादसे को लेकर के कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार फेल साबित हो रही है। दिल्ली का तंत्र पूरी तरीके से फेल दिख रहा है। केजरीवाल सरकार को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इस तरीके की घटनाओं को अंजाम किसके लापरवाही की वजह से हो रहा है? हम सरकारों को ध्यान देना चाहिए, चाहे उसमें एमसीडी इन्वॉल्व है, चाहे उसमें दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हों, एजुकेशन मिनिस्टर हों, क्योंकि ये भी घटना जो घटी है वो सीवेज के फटने से वो एकदम से पानी घुसा। क्या कार पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है? पानी नहीं दे पा रही है, जल भराव हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है पानी में। आज इस तरीके का ये इंसिडेंट हो गया, पूरी बेसमेंट में पानी घुस गया। किसने इजाज़त दी बेसमेंट में चलाने की? जब कोर्ट दिल्ली के नेता हैं, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? निश्चित ही बनती है। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। केजरीवाल जी लगातार अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए चिट्ठियां तो लिखते हैं, लेकिन उसके ऊपर अवलोकन भी करना चाहिए कि हालात आज दिल्ली के क्या हो गए हैं।